नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी वाकई में इसरो ने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा था। चंद्रयान 3 के बारे में हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि इसरो जो है एक बार फिर से इतिहास बनाने जा रहा है। वह इतिहास होगा, वह ऐसा एक मिशन है जिसका नाम है आदित्य L1। किसी उपग्रह या ग्रह के पास न जा करके वो जाएगा सीधे सूर्य के पास। उस उपग्रह, उस मिशन का नाम है आदित्य L1 मिशन। ये आदित्य L1 जो मिशन है, इसरो इस पर बहुत लंबे समय से काम कर रहा था और अब इसरो ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अपनी जो है घोषणा कर दी है कि 2 सितंबर को जो है यह मिशन लॉन्च होगा। और ये जो आदित्य L1 है ये बेसिकली पूरी तरीके से रेडी है। यह इसरो का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा में, वहाँ से इसे जो है लॉन्च किया जाएगा। सूर्य के तरफ भेजे जाने वाला इसरो का यह पहला मिशन होगा। आदित्य आपको बताया कि सूर्य का पर्यायवाची होता है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है आदित्य L1। L1 बेसिकली एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर इसे स्थापित किया जाएगा। और आदित्य जो है बेसिकली आपको बताया कि सूर्य का पर्यायवाची है। अगर हम सूर्य मिशनों को लेकर बात करें तो दुनिया में इससे पहले 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। और उनमें अगर हम देखें कौन कौन से देश हैं तो बेसिकली USA, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन। इन तीनों देशों की एजेंसी ने मिलकर के जो है लगभग जो है 22 ऐसे मिशन सूर्य को लेकर भेजे हैं। अंतरिक्ष अपने आप में बहुत ही रहस्यमय है। आने वाले समय में या पिछले समय में अगर हम बात करें तो कई सारे वैज्ञानिकों ने, कई एजेंसीज ने अंतरिक्ष के विषय में खूब जो है रुचि ली है। भारत ही आपको दिख रहा है पूरा का पूरा सौर प्रभार है ना। सौर प्रभार में बेसिकली 8 ग्रह हैं, जिसमें से पृथ्वी बेसिकली एक ग्रह है। अगर हम बात करें, ये है हमारी पृथ्वी और ये है सूर्य, ठीक है ना। ये जो इसरो ने अपने जो 4 मिशन भेजे, 4 ऐसे मिशन जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से बाहर गए, वह मिशन बेसिकली 3 गए चंद्रमा पर, ये आपको दिख रहा है चंद्रमा, और 1 गया मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर, ठीक है ना। तो इनकी अगर दूरी देखें तो सूर्य की तुलना में इनकी जो दूरियां हैं वो बहुत ही कम है। जैसे जो चंद्रमा है इसकी दूरी केवल लगभग जो है 4.25 लाख किलोमीटर है। ऐसे ही मंगल ग्रह, इसकी जो दूरी है वो लगभग 5 या 6 लाख किलोमीटर है। लेकिन ये जो मिशन है अभी जो आदित्य L1 मिशन है, इसकी जो दूरी है वो बहुत अधिक होने वाली है। कितनी होने वाली है? लगभग 15 लाख किलोमीटर, यानी कि आदित्य L1 जो मिशन है वो 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा और यह लगभग 4 माह में पहुंचेगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा, क्या ये आदित्य L1 जो है सूर्य की कक्षा में जाएगा या सूर्य की धरती पर उतरेगा, कहाँ जाएगा? तो देखो दोस्तों, सूर्य की धरती पर नहीं जाएगा, सूर्य के नज़दीक नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य का तापमान बहुत अधिक है और सूर्य की जो दूरी है वो बहुत अधिक है। कितनी दूरी है? पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो यहाँ तक नहीं जा रहा, यह केवल उस बिंदु पर जा रहा है। अगर हम बात करें सूर्य और पृथ्वी के उस बीच वाले हिस्से में जा रहा है जहाँ पर इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल जो है काम नहीं करता, तो वह पॉइंट है L1। सूर्य अपने आप में एक आग का पिंड है, आग का गोला है। समझिए सूर्य एक आग का गोला है, वहाँ जो है धधकती हुई आग जलती रहती है, ऐसी आग जो कभी बुझती नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है, क्या इसकी भी संरचना है, क्या इसकी भी लेयर्स है? बिल्कुल दोस्तों, इसकी भी सेम लेयर्स हैं जैसे कि पृथ्वी की लेयर्स हैं। तो सूर्य की भी अपनी लेयर्स है, हर लेयर्स का अलग अलग विशेषता है, अलग अलग क्वालिटी होती है। सूर्य को बेसिकली 7 परतों में बांटा गया है। 3 जो परतें हैं इसकी वो आंतरिक परतें हैं और 4 जो परतें हैं वो बाह्य परतें हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम 3 आंतरिक परतों के बारे में। देखो, ये 3 आंतरिक परतें हैं, इसमें सबसे नीचे वाली जो परत है उसे बोलते हैं कोर। ये कोर जो है
ये जो पूरा भाग है इसे बोलते हैं कोर। कोर सबसे निचला वाला भाग है। और कोर की क्या विशेषता होती है, ये सबसे निचला नाभिकीय प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। इसी कोर में नाभिकीय प्रक्रिया चलती रहती हैं। जो एनर्जी जो है ऑटोमेटिक रूप से रीजनरेट होती रहती है, जनरेट होती रहती है ना। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं वो आपस में मिल करके नया परमाणु, नया हीलियम बनाते हैं और अब विखंडनीय प्रक्रिया के माध्यम से ताप नाभिकीय प्रक्रिया के माध्यम से जो है एनर्जी जनरेट होती है इसी कोर वाले रीजन में। ये सबसे निचला वाला भाग है। इसका जो टेम्परेचर है वो भी सबसे अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद आता है विकिरण वाला क्षेत्र, जिसे बोलते हैं रेडिएशन। ये जो रेडिएशन वाला क्षेत्र है इसमें से रेडिएशन निकलते हैं और कहा जाता है कि रेडिएशन जो है सूर्य के ऊपरी वाले हिस्से में पहुंचने तक, ये रेडिएशन इस परत से सूर्य के लास्ट वाली परत तक जाने में 10,000 वर्ष का समय लगता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सूर्य है बेसिकली उसका घनत्व कितना है, कि कितना बड़ा उसका घनत्व है ना। क्योंकि जो रेडिएशन है उनको पहुंचने में भी 10,000 वर्ष का समय लग रहा है। तो इससे आप इसका जो पूरा घनत्व है, पूरा इसकी जो बड़ापन है वो उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद आता है संवहन क्षेत्र। तीसरी जो परत है उसको बोलते हैं संवहन क्षेत्र। जो 4 बाह्य परतें हैं वो देखिएगा वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आता है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर जो है सूर्य की जो बाहरी परतें हैं, 4 बाहरी परतें हैं, उनमें से एक है फोटोस्फीयर। ये फोटोस्फीयर दिख रही है आपको, ये फोटोस्फीयर है। इस फोटोस्फीयर की क्या विशेषता है, हम जो है दृश्य चित्र और सौर वातावरण के भागों को प्रकाशित करता है। इसका तात्पर्य है कि जो पृथ्वी पर जो किरणें पहुंचती हैं, पृथ्वी पर जो तापमान पहुंचता है वो इसी फोटोस्फीयर के माध्यम से पहुंचता है। इस फोटोस्फीयर में स्पॉट पाए जाते हैं, ब्लैक स्पॉट। जो ब्लैक धब्बे जो दिखाई देते हैं वो इसी फोटोस्फीयर के हिस्सा होते हैं, इसी फोटोस्फीयर में वो पाए जाते हैं। उसके बाद आता है क्रोमोस्फीयर। ये बेसिकली हल्की गुलाबी और हल्की लाल आभा लिए हुए होता है। जैसे आपने आग देखी, आग अघाने में खूब तापते होंगे जाड़े सर्दियों में, तो आप जरा थोड़ा सा ध्यान से देखना तो आपको वो जो आग है वो कई सारी लेयर में दिखाई देगी। जो निचला लेयर होगा वो थोड़ा सा घना होगा और थोड़ा सा उसका जो रंग होगा वो गहरा होगा। और जैसे जैसे ऊपर को आप आते जाएंगे तो आप पाओगे कि जो उसका जो रंग है वो थोड़ा फीका होता आएगा। ऐसे सेम जो है सूर्य भी आग का गोला है, आग का पिंड है, तो वहाँ भी यही जो है कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है। तीसरा क्षेत्र है उसका नाम है संक्रमण क्षेत्र, ठीक है। और जो चौथी लेयर है उसका नाम है प्रभामंडल, इसे कोरोना कहते हैं। कोरोना बेसिकली सूर्य का जो वायुमंडल है, जो सूर्य का जो वायुमंडल है उसे बोलते हैं कोरोना, है ना। ये सबसे लास्ट वाली परत होती है, लास्ट वाली लेयर होती है, ये दिखाई दे रही है कोरोना। ये पूरा जो है ये कोरोना का हिस्सा है ना, कोरोना। ये कोरोना क्यों महत्वपूर्ण है, कोरोना क्यों रहस्यमय जो है इसका तापमान है। कोरोना का जो तापमान है वो 10 लाख डिग्री केल्विन तापमान है, जबकि इसका तापमान कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है कोई हीट एनर्जी जनरेट नहीं होती, तो फिर इसका तापमान इतना क्यों ज़्यादा है। देखो मित्रों, भारतीय जो मेधा है, भारतीय धरती की बात ही अलग है कुछ। क्योंकि आपको पता है कि जब अगर हम रामायण काल की बात करें तो 2 पक्षी, हमारे यहाँ के पक्षी भी जो है कहीं ना कहीं स्पेस और उसके काम करते हैं। हमारे यहाँ के 2 पक्षी, गिद्ध राज जटायु और जो है उसका भाई संपाति, इन दोनों में होड़ हुई, दोनों भाइयों में प्रतिस्पर्धा हुई कि हम जो है सूर्य का ठंड लेके आएंगे, सूर्य तक जाएंगे। अब दोनों भाई साहब सूर्य की ओर चलना स्टार्ट कर दिए। जैसे जैसे ये सूर्य के पास जा रहे हैं, सूर्य के नज़दीक गए तो हुआ क्या कि इनके पंख जलने लगे, क्योंकि भैया सूर्य का तापमान बहुत ज़्यादा था, ये तापमान को जो है झेल नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद भैया बड़ा भाई संपाति ने जो छोटा भाई था उसको ढक लिया और जो है फिर से इन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की। लेकिन जैसे जैसे सूर्य के नज़दीक आए बड़े भाई के पंख जल गए और वो आकर के धरती पर गिर गया। जैसे यहाँ आपको दिखा रहा हुआ, ये जो है बड़ा भाई हो गया, ये छोटा भाई जटायु हो गया। जानेंगे कि आखिर आदित्य L1 जो मिशन है उसके कितने पेलोड हैं और वो जो पेलोड है उनके क्या काम है। देखो, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पेलोड क्या होते हैं। पेलोड कुछ नहीं होते, पेलोड बेसिकली 7 इक्विपमेंट होते हैं, 7 एक तरीके से मशीनें कह सकते हैं, अलग अलग मशीनें जिनका काम होगा अलग अलग। तो ये 7 पेलोड कौन कौन से हैं?
जो पहला जो पेलोड है उसका नाम है विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ। इसका काम क्या है? इसका काम है कि सूरज की HD फोटो लेना। देखो अभी जो हमारे पास सूरज की जो तस्वीर है या सूरज की जो पिक्चर है वो या तो हमने नासा से ली है या दूसरी स्पेस एजेंसी से ली है। हमारे पास सूरज की एक्यूरेट नज़दीक से कोई तस्वीर नहीं है, तो उस वजह से हम जो है सूरज के बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाते। ये जो पेलोड है ये सूरज की अच्छी HD क्वालिटी की हमें तस्वीर। दूसरा जो पेलोड है उसका नाम है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। इसका काम क्या होगा? इसका जो काम है वो है गर्म हवा में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन की दशाओं का अध्ययन करना। आपको पता है कि जो सूरज है इसमें भी गर्म हवाएं हैं, बहुत भयंकर गर्म हवाएं होती हैं, आंधियाँ उठती हैं, तूफान उठते हैं। जो गर्म हवाएं होती हैं जैसे हमारी पृथ्वी में गर्म हवाएं होती हैं, हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है उसमें जो हवा होती है उसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ कण होते हैं, है ना, ठोस कण होते हैं, जैसे कि धूल कण हो गए, बाकी और कण हो गए, ऐसे ही सूर्य में से में। तो ये जो दूसरा पेलोड है इसका काम क्या है? इसका काम है कि गर्म हवा में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन की जो दशाएं हैं उनका अध्ययन करना। जो तीसरा जो पेलोड है उसका काम है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इसका जो काम है वो ये है कि ये पराबैंगनी तस्वीरों को कैद करेगा। पराबैंगनी तस्वीरों को ये कैद करेगा। आपको पता है कि जो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं वो सूर्य से आती हैं, लेकिन पृथ्वी पर आने से पहले जो ओजोन परत है, ओजोन जो परत है वो बेसिकली उसे अलग कर देती है ना। तो ये जो तीसरे नंबर का जो पेलोड है ये पराबैंगनी किरणों को देखेगा, अध्ययन करेगा कि आखिर पराबैंगनी जो किरणें हैं उसका क्या, उनकी संरचना है, क्या जो है उसका काम है। जो चौथा पेलोड है वो है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका काम क्या है? इसका काम है कि सौर लहरों पर नज़र रखेगा, सौर लहरों पर। सूर्य के पास भी, सूर्य में भी भयंकर बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, जैसे हमारी पृथ्वी पर लहरें होती हैं, उसी तरीके से जो सूर्य है इस पर भी जो है लहरें उठती हैं, है ना, तूफान आते हैं, लहरें उठती हैं। तो ये जो चौथा नंबर का जो पेलोड है ये उन लहरों पर, जो लहरें हैं उन पर नज़र रखेगा, ठीक है। जो पांचवा नंबर का पेलोड है उसका जो नाम है वो है हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका काम क्या है? इसका जो काम है वो है सौर लहरों से निकलने वाली हाई एनर्जी एक्सरे का अध्ययन करना। क्या है? सौर लहरों से। अभी हमने बताया कि सूर्य पर भी लहरें होती हैं, जो सूर्य लहरों से जो एनर्जी निकलती है, हाई जो सौर लहरों से जो हाई एनर्जी निकलती है उसका बेसिकली अध्ययन करना ये पांचवें पेलोड का काम है। जो छठा पेलोड है यह पेलोड हवाओं में आने वाली प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स का अध्ययन करेगा। हवाओं में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, जो छोटे छोटे आयंस होते हैं, उनका ये छठा पेलोड अध्ययन करेगा, ठीक है। जो सातवां पेलोड है यह पेलोड सूर्य के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेगा। आपको पता है कि पृथ्वी का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय जो है एक क्षेत्र होता है, उसी सेम सूर्य का भी क्या है, अपना एक मैग्नेटिक क्षेत्र होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र होता है ना। तो ये जो सातवां नंबर का पेलोड है ये कहीं ना कहीं सूर्य का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उसका अध्ययन करेगा, ठीक है। तो सातों पेलोड हमने जाने, ये सातों पेलोड जो है पूरा डाटा इकट्ठा करके इसरो के सेंटर में भेजेंगे, पर इसरो के जो वैज्ञानिक हैं वो अपने हिसाब से उसका वैज्ञानिक जो है एनालिसिस करेंगे। पूरा जो है मिशन है आपको दिख रहा है ना, ये पेलोड दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये पूरा आपको जो है आदित्य L1 का ये इस तरीके से फोटो है। यही मिशन जो है हमें पूरी जानकारी सूर्य के बारे में देगा। अब प्रश्न उठता है कि आखिर आदित्य L1 जो है वो L1 पॉइंट पर ही क्यों स्थापित होगा, और सबसे बड़ा जानने की बात यह है कि L1 पॉइंट क्या है। देखो L1 बेसिकली जो पॉइंट है उसका नाम हम लोगों ने रखा है, ऐसा तो है नहीं कि कोई ऑलरेडी वह नामकरण किया हो किसी ने। ये सारे जो पॉइंट है काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक पॉइंट हैं जो कि वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से इनका नामकरण किया है। जो L1 पॉइंट है जहाँ पर हमारा आदित्य मिशन जो है स्थापित होगा, वहीं स्थापित होकर के वो सूर्य पर निगरानी करेगा, वहीं से डाटा जो है इसरो के सेंटर में भेजेगा। तो अब प्रश्न उठता है कि ये जो आदित्य L1 क्या है। देखो
ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये सूर्य हो गया। पृथ्वी और सूर्य की टोटल दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन हमारा जो मिशन है ये 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जा रहा है। 15 लाख किलोमीटर पृथ्वी से 15 लाख, तो मान लो यहाँ तक जा रहा है, ये 15 लाख पृथ्वी से 15 लाख। ये जो 15 लाख किलोमीटर जो दूरी है, ये वह क्षेत्र है जहाँ पर ना तो सूर्य का ना ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता। आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो किसी भी पिंड को अपनी तरफ खींचता है ना। जब पिंड अपनी तरफ कोई भी खींचेगा तो पिंड में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, है ना। तो बेसिकली ये जो L1 पॉइंट है, इस पर हमारा इस मिशन को इसलिए स्थापित किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर ना ही सूर्य का और ना ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा। जब गुरुत्वाकर्षण बल काम दोनों का नहीं करेगा तो ये इस जगह पर कम एनर्जी में काम करेगा, कम एनर्जी में जो है ये यहाँ स्थापित बना रहेगा। और इस मिशन की जो लगभग जो आयु होगी वो 5 वर्ष होगी। 5 वर्ष तक जो है यह हमें वहाँ से सूर्य का डाटा हमें हमारे पास भेजता रहेगा, ठीक है। तो आदित्य L1 जो है क्लियर हो गया। सूर्य पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे जानने के लिए, जो जानना वैज्ञानिकों के लिए, पूरी पृथ्वीवासियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये घटनाएं हमारे जीवन को जो है बहुत अधिक प्रभावित कर सकती हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम जो जितनी भी संचार की हमारी पूरी व्यवस्था है वो सैटेलाइट के माध्यम से होती है। जैसे अगर हमें जानना है कि पाकिस्तान में कितनी भूकंप रही है, पाकिस्तान में कितनी बाढ़ आ गई, या पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो कैसे जेल में बंद है, तो ये सारी की सारी बातें हम कैसे जानेंगे? टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। ये व्यवस्था कैसे चलेगी? ये जो संचार व्यवस्था है ये चालू होती है सैटेलाइट के माध्यम से। तो होता क्या है कि सूर्य का जो वायुमंडल है, सूर्य में उसमें कुछ ऐसी आंधियाँ चलती हैं। जैसे यहाँ हमने आपको बताया है कि सूर्य के पास कुछ ऐसे प्लाज्मा विस्फोट और गैस क्लाउड के कारण सौर आंधियाँ जो है बहती हैं, सौर आंधियाँ चलती हैं। सूर्य जो है बेसिकली उसमें बहुत बड़े बड़े तूफान और आंधियाँ उठती हैं। उन आंधियों को जियोमैग्नेटिक स्टार्स कहा जाता है, ठीक है। इसका सीधा असर पृथ्वी की कक्षाओं में मौजूद उपग्रहों पर पड़ता है, जिस कारण संचार व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। समझिए कि सूर्य में उठने वाली आंधियों की वजह से कुछ ऐसे धूल कण, ऐसे बड़े बड़े कण हमारे उपग्रहों से टकराते हैं और उनकी वजह से हमारे जो उपग्रह हैं, जो सैटेलाइट है, वो नष्ट होने का खतरा रहता है। तो इस वजह से पूरे संचार व्यवस्था जो है कहीं न कहीं ठप हो जाती है और यह किसी इकोनॉमी के लिए बहुत ही खतरनाक बात होती है। ऐसी कुछ घटनाएं 2011 में हुई थी चाइना में। 2011 में चाइना का पूरा संचार व्यवस्था ठप हो गई। तो आदित्य L1 मिशन भेजने का कहीं न कहीं ये उद्देश्य है कि जो घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं हमारे साथ न हो, ऐसी घटनाएं हमारे साथ न हो या कहीं किसी दूसरे देश के साथ न हो। तो ये जो मिशन है ये कहीं न कहीं हमें ऑलरेडी पहले से जानकारी दे देगा। जैसे आप मान के चलिए कभी बारिश हो या बाढ़ हो या चक्रवात हो या तूफान हो, तो हमें 3-4 दिन पहले पता चल जाता है कि भैया फला दिन बाढ़ आने वाली है, चक्रवात आने वाला है। तो इस वजह से हम पहले से तैयारी कर लेते हैं। ऐसे ही ये जो आदित्य L1 मिशन है ये कहीं न कहीं हमें बता देगा कि भैया जो है ऐसी घटनाएं होने वाली है या फला कण जो है आने वाला है। तो वैज्ञानिक जो है सैटेलाइट की जो दिशा है उसको जो है बदल देंगे। तो इस वजह से हमारी संचार व्यवस्था बाधित नहीं होगी। तो ये रहा आदित्य L1 का पूरा सेशन। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद साथियों।